भावना तेजस्वी भी लगातार यहाँ 3 दिनों तक कैंप किए हैं ममता भुइयां की। जी हाँ, उन्होंने जो है यहाँ पर कैंप किया है। और आपको बता दूं कि जो पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, जो कि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये संभावना थी कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएंगे, तो ऐसा अभी तक जो सूचना एकत्र हो पा रही है उसमें नहीं दिख रहा है। और पलामू में भी आमने सामने की ही लड़ाई आपको दिख रही है। अब इसमें स्लाइट एज, चूंकि पिछली बार का मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा था, 4,77,000 का 62.5% मत, और जो जीत का अंतर था 39.5% का था। तो उस लिहाज से आपको कहना होगा कि कितना ममता भुइयां उसमें डेंट मार पाई हैं, कितना अंदर तक आ पाई हैं। तो अगर वैसी स्थिति होती है तो ये आप ऐसा लगने लगा है कि जो जीत का अंतर होगा पिछली बार से वो कम होगा। मुकाबला रोचक पलामू में भी बन गया है। जो वन साइडेड दिख रहा था वो फिलवक्त नहीं दिख रहा है। अब 1-2 दिन के बाद और स्थिति क्लियर होगी। और देखिए मिथिलेश ठाकुर का क्षेत्र है गढ़वा, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और वहां पर 62.74 गढ़वा। तो ये वोटिंग किसके लिए हुई है? हाँ, अब ये दिलचस्प होगा। अब देखिए ये तो अगर चूंकि इंडिया गठबंधन से हैं और उनका जो अपना प्रभाव वाला क्षेत्र होगा गढ़वा में, वहाँ नेचुरली वो इंडिया गठबंधन के लिए वोटिंग करवाएंगे। लेकिन गढ़वा से पिछली बार बीजेपी ने अच्छे मार्जिन से लीड किया था। देखिए जो डाल्टनगंज विधानसभा है और भावनाथपुर विधानसभा है, यहाँ से बीजेपी को पिछली बार लगभग 1 लाख वोटों की लीड मिली थी। भावनाथपुर मतलब भानु प्रताप शाही का इलाका, और जो डाल्टनगंज है वहाँ आलोक चौरसिया हैं। तो ये दोनों क्षेत्रों में भी चूंकि दूसरे नंबर पर जो वोटिंग हुई है वो भावनाथपुर में ही हुई है। भावनाथपुर में 62.11% की वोटिंग है। और इसके अलावा डाल्टनगंज में जो है ऑलमोस्ट 61% के आसपास की वोटिंग हुई है। विश्रामपुर में कैसी वोटिंग होती है, छतरपुर में कैसी वोटिंग होती है, ये महत्वपूर्ण होगा। और हुसैनाबाद का जो इलाका है जहां से कमलेश सिंह एनसीपी के विधायक हैं, आपको बता दूं कि वहां पर यादवों की संख्या अच्छी है और तेजस्वी यादव जो है वो पलामू में उन्होंने कैंप किया है, तो उसका असर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एक क्लोज फाइट जो है वो जो पिछली बार जैसा वन साइडेड था वैसा अभी तक की सूचना के आधार पर नहीं है। भी लग रहा है कि बीडी राम ही लीड करेंगे। जी हाँ, एज तो आपको देना पड़ेगा। एक और फैक्टर वहाँ काम करता है कि पलामू में देखिए वो एससी रिजर्व है, और एससी में भी 2 कैटेगरी है। वहाँ ये राम समुदाय और भुइयां समुदाय, दोनों में वर्चस्व की जंग चलती है। और दोनों में 1-2% का ही अंतर है। दोनों की आबादी अच्छी खासी है, और ये भी एक फैक्टर होता है। दोनों में वर्चस्व की जंग इस बात को लेकर होती है। इसी वजह से ममता भुइयां ऐड ऑन होंगे तो वो इसी वजह से ममता भुइयां जो है वो चुनाव में बनी हुई हैं और अच्छा फाइट दे रही हैं। क्योंकि MOI समीकरण तो था ही, लगभग 6% के आसपास यादव हैं, 15% के आसपास मुस्लिम मान लीजिए। अब इसमें भुइयां वोटर्स जो है वो ऐड ऑन होते हैं, और कुछ जो और ट्रेडिशनल वोट हैं। बीजेपी देखिए ओबीसी का जो 32% वोट है उसमें से यादव का जो 6% है आप उसे घटा दीजिए, तो वो जो 26% वोट है उस पर जो है डिपेंडेंट है। प्लस जो राजपूतों का वोट है, ब्राह्मणों का वोट है, उसके जरिए जो है देखा जाता है यादव का वोट अगर यादव कैंडिडेट नहीं है तो वो अमूमन बीजेपी को चला जाता है। लेकिन एक चीज वो तब जाता है जबकि सामने कोई बीजेपी से यादव का कैंडिडेट रहा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 6 का 6% जो है वो ममता भुइयां को गया होगा, 1-2% का डेंट जरूर लगा होगा उसमें, तो 4% के आसपास आप वो मान सकते हैं। ऐसे ट्रेडिशनली जो राजद का वोट है पलामू में वो 22 से 25-26% के आसपास का ही है। सबसे ज्यादा 2004 में 32% के आसपास आया था। तो उस लिहाज से ममता भुइयां को एक तरह से 26-27% से बढ़कर जो है, चूंकि ये आमने सामने की लड़ाई हो गई है, तो अपने वोट को 47-48% तक ले जाने की चुनौती है। तो क्या वो ऐसा कर पाई हैं, क्या ये करिश्मा हुआ है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ बीडी राम की चूंकि लीड पिछले बार की ज्यादा थी, इसलिए स्लाइट एज जो है आप अभी बीजेपी को दे सकती हैं। वैसे एक्चुअल स्थिति 1-2 दिन के बाद जब सारे कार्यकर्ता लौट आएंगे, बूथ का असेसमेंट होगा, तब सही स्थिति जो है, सही पिक्चर सामने आएगी। मदन, सिंहभूम की अगर बात करें, सिंहभूम में देखिए हो समुदाय के कैंडिडेट की हमेशा से जीत होती रही है ज्यादातर चुनावों में देखें तो। इस बार संताली उनके अपोजिट है, गीता कोड़ा के अपोजिट, तो ये संताली कैंडिडेट वो समुदाय को कैसे अपने फेवर में कर पाएंगी? क्या लग रहा है वहाँ पर चुनाव देंगे? देखिए इसीलिए चुनाव वहाँ दिलचस्प हुआ है कि एक जो अभ्यर्थी हैं, एक जो प्रत्याशी हैं, वो अपने जो समाज के लोग हैं
उन पर तो भरोसा जताते ही हैं, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को अपने पक्ष में करने की दोनों तरफ से कोशिश हुई है और हार जीत इसी से तय होगा। अगर एक प्रत्याशी दूसरे समाज के लोगों को अपने पक्ष में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए तो वो जीत जो है उनकी पक्की मानी जाएगी। कोशिश दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ से लोग ये जानते हैं कि हमें एक दूसरे समाज का वोट जो है हासिल करना है। इसके लिए ताकत इंडी गठबंधन की तरफ से भी लगाई गई, दूसरी ताकत जो है बीजेपी की तरफ से भी लगाई गई। तो अब जो एक हो समाज और प्लस बीजेपी वोट को जोड़कर जो बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, क्या उससे बीजेपी को जीत हासिल होगी, या फिर जो संथाली हैं, जो संथाल समाज के लोग हैं और जो हो समाज के लोग हैं, उन दोनों को जोड़कर जो इंडी गठबंधन ने जीत की स्ट्रेटजी बनाई है। तो दोनों तरफ से रणनीति अपने अपने हैं, नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। तो क्या इसका कितना एज मिल पाता है ये 4 जून को स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि मुकाबला। और एक और कैंडिडेट खड़े हुए वो हो समुदाय से, संताल समुदाय से एक और कैंडिडेट खड़े हो गए, हाँ, चित्रसेन सिंह और मार्डी, ये 2 खड़े हो गए हैं। तो क्या ये दोनों, गीता कोड़ा या फिर जोबा मांझी, दोनों के लिए क्या ये मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? ऐसा कुछ दिखा मतदाताओं में, ऐसा कोई रुझान दिखा? बहुत असर नहीं है। सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो गीता कोड़ा और एक तरह से जोबा मांझी के बीच में है। थोड़े बहुत वोट जो हैं जरूर काटे हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जो बताया कि स्ट्रेटजी दोनों तरफ से ये हुआ कि एक दूसरे समाज के वोट को काटा जाए। अगर आप हो समाज से हैं तो वो संथाली वोट को हासिल करने की कोशिश किया, ये हो समाज से हैं तो उन्होंने संथाली वोट को हासिल करने की कोशिश की है। कामयाबी कितनी किसको मिली है यही परिणाम बताएगा, लेकिन जीतोड़ मेहनत और पूरी ताकत अगर गठबंधन के स्तर पर कहें, पार्टी के स्तर पर कहें या फिर स्थानीय स्तर पर नेताओं की कहें, दोनों तरफ से की गई है। क्योंकि बीजेपी के लिए भी चुनौती चाईबासा सीट है, क्योंकि एक दूसरे दल से प्रत्याशी को ला करके उन्हें जिताना है। चाईबासा में अपना कमल खिलाने के लिए पहली जो चुनावी सभा है उसकी शुरुआत अमित शाह ने चाईबासा से किया था झारखंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस चाईबासा और राजमहल पर है। ये दोनों सीटें अगर बीजेपी के खाते में चली जाती है तो बीजेपी ये मिशन 14 का जो एक लक्ष्य लेकर चलती है तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इतना आसान भी ये मुकाबला नहीं, दोनों के लिए चाईबासा नाक का सवाल है, क्योंकि सीएम चंपाई सोरेन वहीं से है, सरायकेला विधानसभा उन्हीं के पास है। बीजेपी के लिए नाक का सवाल है क्योंकि गीता कोड़ा को वो लेकर आए हैं, और दूसरी तरफ ये सरकार के लिए नाक का सवाल है। चंपाई सोरेन का परफॉर्मेंस इस पर निर्भर करता है। सरकार ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बिल्कुल। लोहरदगा की बात करें अवंतिका, जब हम लोग लोहरदगा क्षेत्र गए थे वहाँ लोगों का मिजाज जानने के लिए, 24 का 64 हमारा प्रोग्राम है। कुड़ू में जब हम गए तो वहाँ काफ़ी नाराज़गी वहाँ के जो उस वक्त के विधायक थे सुदर्शन भगत, उन्हें लेकर थी। अब लोग जो ग्रामीण इलाकों के हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि है, वो सांसद है, तो हमारे गली के वो नाली भी बनाए, हमारे गली का वो सड़क भी बनाए। उन्हें वो समझ में नहीं आया, हालांकि ये हम बोलते रहे कि जो सांसद हैं उनका कार्यक्षेत्र अलग है और आप ये नाराज़गी विधायक से जाहिर कर सकते हैं, अपने वार्ड से जो वार्ड सदस्य हैं जिला परिषद, उनसे आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो नाराज़गी दिख रही थी, शायद इसलिए बीजेपी ने कैंडिडेट वहाँ बदला है। तो क्या कैंडिडेट बदलने के बाद जो वोटर्स की नाराज़गी अपने मौजूदा उस वक्त की विधायक सांसद के लिए थी वो दूर हो गई और एक तरफा वोट दिखा फिर कि बीजेपी को जा रहा है? जी, नाराज़गी तो साफ दिख रही थी। 3 टर्म से सुदर्शन भगत वहाँ पे थे सांसद, लेकिन उनका क्षेत्र में बहुत कम लोगों को दिखा गया, मतलब देख पाए। शिकायत थी कि इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो लोगों के बीच नहीं जाते। मैं खुद लोहरदगा वासी हूँ, मेरा लोकसभा खुद पड़ता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि सुदर्शन भगत का क्षेत्र में काफ़ी कम देखा गया है उनको। इसलिए बीजेपी ने ये खेला है दाव। समीर उरांव को लेकर कैसा रिएक्शन रहा वहाँ मतदाताओं में? समीर उरांव वैसे तो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोकल तो थे नहीं, लोग बहुत इंटरेक्ट कर नहीं पाए उनसे। वो भी नए चेहरे। यहाँ भी मोदी फैक्टर काम करेगा, हाँ, कैंडिडेट का फेस काम नहीं नहीं, बिल्कुल। बीजेपी का जो चलता आ रहा है कि मोदी लहर जब से है कि मोदी के नाम पे वोट देना है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कैंडिडेट मैटर नहीं करता है बीजेपी के लिए, बीजेपी का वोट तो मोदी को जाता है। तो लोहरदगा में ये चीज हो सकती है बिल्कुल कि वो मोदी को वोट जा सकता है। सुदर्शन भगत होते तो बीजेपी 100% ये सीट गंवा देती। मोदी लहर में भी वो काम नहीं करते, चौथी बार वो
बिल्कुल, क्योंकि हम लोग लोगों के बीच गए, आम लोगों के बीच, बिल्कुल जो ग्रामीण इलाका वहाँ गए और बहुत नाराजगी दिखी थी। नहीं, वो ग्रामीण चाहे शहरी कहीं पे भी सुदर्शन भगत को लोगों ने देखा भी नहीं है। 3 टर्म 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आप 15 साल में भी अपने लोगों को नजर नहीं आएंगे तो वोट नाराजगी तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है। उदय, क्या खूंटी में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा? देखिए, खूंटी में मोदी फैक्टर काम कर रहा था। खूंटी में महिलाओं से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें शौचालय योजना का लाभ मिला, पीएम आवास का लाभ मिला, राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का। हाँ, लेकिन महिलाएं और पुरुष ये कह रहे थे कि भाई गैस की कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं, और उनका ये भी कहना था कि अगर मोदी जी मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं तो उन्हें नहीं कि साल में कम से कम 3 सिलेंडर तो भरा के दे बीपीएल परिवारों को। ये बात वो खुल के कह रहे थे। तो अब अगर हम इस चर्चा का अंत करें तो देखिए, मैं अपनी राय से सीधा कहना चाहूंगा कि एक तरफ पलामू में और लोहरदगा में बीजेपी को मैं अपने हिसाब से 2 सीटें दे रहा हूं आज की अगर चर्चा की जाए, और 2 सीटों पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है जहां कुछ कहा नहीं जा सकता। आप क्या आकलन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 3-1, और किसके पक्ष में ये नहीं बता सकता अभी। नहीं, बता देंगे तो कोई कंप्लेन नहीं होगी। वैसे 2-2 की बराबरी वाली बात भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पलामू की एक सीट है वहां पर बीजेपी को थोड़ा एज है, और मुझे लगता है कि वहां जीत हार का फासला कम होगा, लेकिन सीट जो है वो बीजेपी को आ जाना चाहिए। और जैसा अवंतिका ने एनालाइज करके बताया है, मुझे लगता है कि लोहरदगा सीट भी जो उसका इतिहास रहा है 5-6 हज़ार वोटों का जो अंतर होता है उससे जो है वो बीजेपी का हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सिंहभूम सीट भी जो है वो बीजेपी को मिल सकती है, अगर बीजेपी अपने पिछले साल के वोटों के प्रतिशत को बरकरार रखने में कामयाब। खूंटी में है। आप क्या आकलन कर रही हैं? पिछली बार भी खतरा खूंटी में ही था, महज 1445 वोटों का ही अंतर रहा था। लोहरदगा में जीत बीजेपी की हो सकती है, लेकिन वोट प्रतिशत देखना होगा, मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं हो सकता है जैसा 4 में से कितने बीजेपी, कितने इंडिया गठबंधन? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बीजेपी को ही लीड चारों सीटों पर। चलिए मदन, आप क्या आकलन कर रहे हैं? एक सीट पर फाइट दिख रहा है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि 3 जो है बीजेपी के ही खाते में जाएंगे। 2-2 की बराबरी भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे चर्चा के लिए सीट चुना गया और जहां हमने सबसे ज़्यादा मेहनत किया, चाईबासा, उसमें 5 विधायक प्लस एक मुख्यमंत्री की ताकत, दूसरी तरफ कांग्रेस की सांसद गीता कोरा प्लस बीजेपी की ताकत। अब दोनों की टकराहट की स्थिति है, देखना होगा कि वहाँ की जनता किसे आशीर्वाद दी है, और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। ज़्यादा चांस जो है वो गीता कोरा के पक्ष में है, लेकिन संभावना जो है ये नहीं कह सकते कि चांस जोबा मांझी का नहीं है, कांटे की टक्कर। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि कांग्रेस की जो सीट रही है ज्यादातर चुनावों में, वो गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने से कांग्रेस की सीट क्या वाकई रहेगी या वहाँ कैंडिडेट ही मैटर करते थे? नीरज, आप क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, मिला जुला मेरा भी रिएक्शन रहेगा। जो 4 लोकसभा सीट है जिसमें लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा और पलामू, 3 सीट तो लग रहा है बीजेपी खाते में चल जाएगा, जिसमें चाईबासा, पलामू और लोहरदगा। एक खूंटी जो है, जो पिछले बार टक्कर था, इस बार भी लग रहा है टक्कर है, क्योंकि और लोगों की प्रतिक्रिया जो निकल कर सामने आई है, और जो लोग क्षेत्र में गए हुए थे चुनावी कवरेज के लिए, उनका भी इसी तरह का मिला जुला रिएक्शन है कि कांटे की टक्कर अगर ये 4 लोकसभा सीट में से किसी में होगी तो खूंटी में होगी। तो ये देखने वाली बात है, क्या पिछले बार वाली टक्कर होगी या उससे भी और ज्यादा टक्कर हो सकती है, देखने वाली बात। चलिए, तो अब लबोलुबाब जो इस चर्चा का यही निकला है कि ये जो 4 सीट में चुनाव आज हुए हैं, उनमें खूंटी में ही जबरदस्त फाइट नजर आ रही है, बाकी 3 पर बीजेपी निकलती हुई नजर आ रही है मुश्किलों के साथ। तो ये जो खूंटी की सीट है, यहाँ पर मुकाबला पिछले बार की तरह ही बहुत दिलचस्प है और बहुत कम वोटों का अंतर होगा। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा, वो लीड ले पाते हैं या फिर कालीचरण मुंडा इस बार बाजी मार लेते हैं, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।